जय हिंद। तो आज हम आपको बताते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है, इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि जो हिंदी, उर्दू या अन्य संस्कृत भाषा हो गई या अन्य कई भाषाओं में आर्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजी में इस अनावश्यक जैसी चीज़ को भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव का यूज़ तो होता ही है, वो एक सेंटेंस का, एक ग्रामर का एक पार्ट होता है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है ये चीज़। तो आइए देखते हैं आर्टिकल कितने होते हैं या क्या होते हैं। आर्टिकल को हिंदी में उपपद बोला जाता है। ये एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं। पहले ही बता दें, ये एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था वर्ड में कि वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है। वर्ड मतलब जितने भी वर्ड होते हैं सब पार्ट ऑफ स्पीच में ही आते हैं। तो जो आर्टिकल ए एन दी होते हैं, तीन होते हैं, वो भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं अंग्रेजी में। तो आर्टिकल में जो ए एन दी है, ये तीन आर्टिकल होते हैं। ए और एन का मतलब एक ही होता है, द का मतलब डिफरेंट है इससे। तीनों में इन दोनों का मतलब एक है और इसका मतलब अलग है। ए एन का मतलब होता है एक, नॉर्मल रूप से, और द का मतलब होता है वह या वो। जो ए और एन होता है वो एडजेक्टिव वन का पुअर फॉर्म है। एडजेक्टिव वन का मतलब जहाँ पे वन का यूज होना चाहिए वहाँ पे हम ए एन का प्रयोग नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। और जो द है वो पुअर फॉर्म होता है दिस का, दैट का, दीज का और दोज का। इन चारों का ये पुअर फॉर्म द होता है सबके पहले वहाँ पे। इसी के बदले जहाँ पे इन सबकी नॉर्मल रूप से जरूरत नहीं होती वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और वन की जगह पे हम अक्सर करके ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी इसके कई यूज होते हैं, सबके अलग अलग, उनको रूल बाय रूल करके आगे समझेंगे। फिलहाल इतना तो बता दिए कि आर्टिकल तीन होते हैं, जिसमें ए एन का अर्थ एक होता है, द का अर्थ वह वो होता है। ये एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोज के पुअर फॉर्म द के रूप में लिखा जाता है। ए एन को ए एन वन का पुअर फॉर्म होता है, इसलिए वन की जगह पे हम ए एन का प्रयोग अक्सर करते हैं। और आपको बता दें, ए को ए भी पढ़ा जाता है, अ भी पढ़ा जाता है। एन को एन भी पढ़ा जाता है और अन भी पढ़ा जाता है। और द को द भी पढ़ा जाता है, दी भी पढ़ा जाता है, और द में बड़ी द दी तीनों पढ़ा जाता है। तो अब ये बताएंगे कि यहाँ पे इसको तो फिलहाल हम कहीं भी कुछ भी पढ़ें, ये पढ़े या अन पढ़े, सबके अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन द के लिए थोड़ा सा एक रूल है नॉर्मल सा, कि जहाँ पे अगर ये किसी ऐसे शब्द के पहले आ रहा है, जो द है किसी अगर ऐसे शब्द के पहले आ रहा है जो कि वावेल से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम द को दी पढ़ेंगे। जैसे ऑरेंज के पहले अगर कभी भी द आए तो वहां पे उस टी एच ई को दी पढ़ा जाता है, दी ऑरेंज। यहाँ पे हम हिंदी उच्चारण पे नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ इतना देखेंगे अगर कि वावेल आ रहा है तो पहला वर्ड जो है वावेल है, अगर इंग्लिश में लेटर में जो वावेल होते हैं अगर वावेल शुरू हो रहा है तो वहां पे हम द को दी पढ़ाते हैं, और बाकी सब जगह पे द पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट आए तो, जैसे कुछ भी, द स्टूडेंट, द बॉय, तो वहां पे हम नॉर्मल द पढ़ते हैं। फिलहाल पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ें सब सही है, सारा कूड़ा कबाड़ा इसी में है सब। बड़ा पढ़ने के लिए लोग कुछ भी पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे अब हम कुछ बात को बताते हैं। अब आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। मतलब कि इन्हीं जो ए एन दी है इन्हीं को दो भाग में बांटा गया है। तो ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है और द को डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है। द को डिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है और ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल में रखा गया है। एक किस तरीके से इसका डिवीजन हुआ है, इसका विभाग पार्टिसिपेशन किया गया है, इसका ये किस तरीके से इसको बांटा गया है, अब उसको आगे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्यों ये इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन बोला जाता है और डिफिनिट आर्टिकल द क्यों बोला जाता है। जैसे हम एक पैराग्राफ लाइन लिख रहे हैं कि आई सा अ बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड।
ये पैराग्राफ के माध्यम से इसको बता रहे हैं कि किस लिए इसको इनडिफिनिट और इसको डिफिनिट बोला जाता है। जैसे हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, आई सॉ बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़का देखा, लड़का अंधा था। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है बॉय के पहले, क्योंकि बॉय का परिचय पहली बार हो रहा है यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में या सेंटेंस में। बॉय का परिचय पहली बार, बॉय पहली बार आया है और एक के अर्थ में आया है, तो वहां पे हम एक के अर्थ में आर्टिकल ए या एन जहां भी हो यहाँ ए का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे जो बॉय है, अब दूसरी बार बॉय का परिचय दिया गया है, इसी बॉय को दूसरी बार यूज किया गया है, या तो फिर इसके बदले हम यहाँ पे किसी प्रोनाउन का यूज करते। अगर वही नाउन या वही वर्ड दूसरी बार आया है तो इसका मतलब है कि अब ये निश्चित हो चुका है, पहली बार ये अपरिचित था। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो हमारे लिए अनजान होता है, अपरिचित होता है। दूसरी बार अगर मुलाकात हुई, तीसरी बार हुई, तो वही व्यक्ति हमारे लिए परिचित हो जाता है। सेम टू सेम वही फंडा यहाँ भी है कि यहाँ पे देखिए बॉय को बॉय यहाँ पे पहली बार शब्द में वर्ड में यूज हुआ है सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम एक के अर्थ में ए का प्रयोग कर दिए। और वहीं पे बॉय जब दूसरी बार आगे उसी बॉय की जिक्र की गई है, तो वहां पे बॉय बार बार हम ए को नहीं लिखेंगे, वहां पे फिर हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो बॉय परिचित हो गया, फिर वो फेमिलियर हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे द करेंगे। तो इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। यहाँ पे अभी तक लड़का अनिश्चित था, पहली बार आया था तो ए लगा दिया। यहाँ पे उसी लड़के की फिर दोबारा बात हो रही है, तो दोबारा इसका परिचय हो गया, तो इसलिए वो डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, इसलिए अब यहाँ पे हम द का प्रयोग किए गए। बस यही उदाहरण से आप ये समझ जाइए कि इसको ए एन को इनडिफिनिट और द को डिफिनिट क्यों बोला जाता है। जैसे एक एन का भी एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कि राम एट एन ऑरेंज, द ऑरेंज वाज द ऑरेंज वाज ग्रीन, या कुछ भी। यहाँ पे राम ने एक संतरा खाया, संतरा कच्चा था, तो यहाँ पे राम एट एन ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज का परिचय पहली बार हुआ पूरे पैराग्राफ में, तो यहाँ पे पहली बार परिचय हुआ, तो इसलिए अभी अनजान था, ये सेंटेंस के हिसाब से अभी ये अनजान था, फेमिलियर नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर दिए। अब उसी ऑरेंज का वर्ड का दूसरी बार पैराग्राफ में यूज होगा तो ये डिफिनिट हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग किए हैं। बस इतना ही समझना था डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल में, मतलब ए एन का प्रयोग जब पहली बार किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करना हो तो वहां पे ए एन, और नहीं तो फिर अगर वही शब्द अगर प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा, वही शब्द या वही वर्ड या नाउन अगर दूसरी बार आगे पैराग्राफ में यूज हो रहा है, तो वहां पे हम ए एन बार बार नहीं लिखेंगे, वहां फिर हम द लगाएंगे, क्योंकि वही शब्द बार बार आ रहा है तो उससे परिचित हो चुका है सेंटेंस, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और समझेंगे कि हमने पहले ही बताया, चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं, बस इतना चीज था इसमें। एक चीज और देखेंगे कि जो आर्टिकल ए एन होता है उसका अर्थ तो एक होता ही है, दोनों का अर्थ सेम होता है। जैसे आर्टिकल ए और एन का अर्थ, दोनों का अर्थ सेम होता है। इसका अर्थ एक के अर्थ में नॉर्मल रूप से प्रयोग होता है, लेकिन अभी यूज पढ़ेंगे तो वहां पे इसका अर्थ सब, कोई, प्रत्येक, प्रति के हिसाब से या किसी सेंटेंस के उच्चारण के, हिंदी सेंटेंस के उच्चारण के सुविधा के हिसाब से ये कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका अर्थ ये सब भी होता है। अभी आगे हम एक एक कर बताएंगे कहाँ पे किसका क्या अर्थ निकलता है। दोनों का अर्थ एक होता है, तो सिर्फ अब ये सवाल ये उठता है कि जब दोनों का अर्थ एक होता है तो ये दो क्यों, एक ही से काम चला ले, या तो ए से काम चला ले लेकिन एन से काम चला ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी रूल है, ए का प्रयोग कहाँ पे होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम इसको समझेंगे। तो जैसे कोई शब्द लिखा है, यहाँ पे हम कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे आउल, यहाँ पे हिंदी लिख दिए एक उल्लू, आउल। तो यहाँ पे एक के अर्थ में ए लिखा जाएगा या फिर एन लिखा जाएगा। इसको समझने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पहला इसका वर्ड है, आउल जो शब्द है, इसको पहले हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे, हिंदी में इसका उच्चारण लिखेंगे। इसको कहते हैं, कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में, आउल। तो पहले इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, उसके बाद जो पहला वर्ड है, पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, वो हिंदी भाषा का जो हिंदी वर्णमाला के में स्वर है या फिर व्यंजन है, तो ये हिंदी वर्णमाला का स्वर है।
तो अगर हिंदी वर्णमाला का ये स्वर है तो वहां पे हम अयन लगाएंगे। कोई भी शब्द ए एन का डिफरेंस बस यही होता है इतना कि कोई भी शब्द के पहले ए या एन लगाना हुआ तो वहां पे हम सबसे पहले उसका हिंदी उच्चारण निकालेंगे। हिंदी उच्चारण में अगर उसका पहला अक्षर कोई स्वर है, हिंदी का कोई स्वर है, तो वहां पे हम एन लगाएंगे, और अगर व्यंजन है तो वहां पे हम ए लगाएंगे। बस इतना ही अंतर होता है। जैसे हम एक शब्द लिख दिए स्टूडेंट, स्टूडेंट में यहाँ इसका हिंदी उच्चारण क्या लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में पहला उच्चारण यहाँ पहला इसको स है, आधा ही स है लेकिन स है, तो स क्या होता है हिंदी में, व्यंजन होता है। तो व्यंजन है तो यहाँ पे अगर हमको इसके पहले एक के अर्थ में ए एन में से यूज करना हुआ तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से और शब्द जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे अब ए और एक के अर्थ में यहाँ पे हमको लगाना हुआ तो सबसे पहले इसका हम हिंदी अर्थ निकालेंगे। यूनिवर्सिटी, हिंदी अर्थ का मतलब सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, हिंदी में उसको लिखेंगे कैसे। तो अगर पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है वो अगर वावेल है तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन है तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यह यहाँ पे क्या है, एक व्यंजन है तो यहाँ पे हम सीधे ए लगा देंगे, ए यूनिवर्सिटी। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे ऑनेस्ट हो गया, अब इसको पढ़ेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या। अभी देखें तो यहाँ पे अब ये एक चीज कुछ लोग काफी यहाँ पे गलतियां होती है कि पहला ही शब्द देख लेते हैं कि वहां पे वावेल से शुरू हो रहा है कोई वर्ड तो वहां पे एन लगा देना है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो वहां पे ए लगा देना। ये नियम काम नहीं करेगा। यहाँ पे इसका सही नियम समझने के लिए यही है, हिंदी उच्चारण निकालो, अगर स्वर है एन लगाओ, व्यंजन है ए लगाओ। जैसे इसमें हिंदी उच्चारण के ऊपर निर्भर है, इसको कुछ लोग हानेस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से क्या होता है, शुद्ध भी तो होना चाहिए, पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है। इसको शुद्धता ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ये यहाँ पे साइलेंट होता है जो कि हम पहले ही बता दिए शायद, इसलिए वीडियो हमने वर्ड पढ़ाते समय इसको बता दिया था। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिसमें जहाँ पे कौन से अक्षर साइलेंट होते हैं तो उसको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो पहला इसका उच्चारण क्या है, आ, स्वर है हिंदी भाषा का। तो यहाँ पे अगर हमको आगे इसके पहले अगर हमको ए एन लगाने की जरूरत हुई तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसी तरीके से और भी, जैसे इसको अभी हटा दे रहे हैं ऊपर से, जैसे और भी शब्द हुआ होटल, इसको होटल भी पढ़ते हैं, इसको ओटल भी पढ़ा जाता है। ये ग्रामर में दोनों चीजें, दोनों उच्चारण शुद्ध होता है, क्योंकि इसको दोनों पढ़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते, इसको तो ऑनेस्ट ही पढ़ा जाएगा। ये है तो यहाँ पे ज्यादातर करके अब मान्यता यही है कि ये होटल को होटल ही शुद्ध है, ओटल नहीं पढ़ा जाता। ये अब मॉडर्न ग्रामर में इसको अशुद्ध माना जाता है। तो जब इसको शुद्ध माना जाता है तो होटल यानी ह के हिसाब से हम लगाएंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन ह से शुरू हो रहा है तो ह तो व्यंजन है, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे, ए होटल। इसी तरीके से जैसे हम्बल है, यहाँ पर भी हम देखेंगे हम्बल है, अगर हम्बल के पहले हमको ए एन का प्रयोग करना हुआ तो इसको अम्बल भी पढ़ा जाता है और हम्बल भी पढ़ा जाता है। लेकिन इन दो शब्दों के लिए भी ये मान्यता में ये शुद्ध नहीं है, इसको हम्बल ही, ये शुद्ध नहीं है, सॉरी ऊपर वाला शुद्ध नहीं है, हम्बल शुद्ध है। तो इसके हिसाब से हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। फिलहाल लोग गलत उतना नहीं हो जाएगा लेकिन फिर भी वो गलत माना जाएगा। तो यही था ए और एन का डिफरेंस। इसी तरीके से हम कोई भी शार्ट शब्द भी लेंगे, जैसे डी एम, ये कोई शार्ट शब्द है, इसमें हम इसके पहले हमको अगर एन ए एन का प्रयोग करना हुआ तो इसका हिंदी उच्चारण निकालेंगे डी एम। डी है, डी यानी कि व्यंजन है तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ए डी एम। अब जैसे यस डी ओ, इसके पहले करना हुआ इसका भी पूरा निकाल लेंगे, यस डी ओ। तो यहाँ पे एस आया है तो पहले वर्ड पे देंगे, इस पूरे पे नहीं देंगे। ये पहला अक्षर क्या है इस पे हमको ध्यान देना है। तो ए तो वावेल है, स्वर है हिंदी का, तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, एन एस डी यू। इस तरीके से खासकर बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए ठीक है, ए एन का प्रयोग अभी चलते हैं। अर्थ के हिसाब से हम एक एक समझ लेते हैं, कहाँ पे किस हिसाब से इसका अर्थ निकलता है और कहाँ पे इसका अर्थ कोई होता है, कहाँ पे इसका अर्थ प्रत्येक होता है, कहाँ पे प्रत्यय होता है। उसके लिए रूल बाय रूल करके आगे समझ लेते हैं। तो अब रूल नंबर 1 में
जब इसका अर्थ एक निकले, एक के अर्थ में नॉर्मल सा है, जैसे आई हैव अ बुक, यहाँ पे ए का मतलब क्या निकल रहा है, एक, मेरे पास एक किताब है। यू बॉट एन अम्ब्रेला, यू बॉट एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे इसका अर्थ एक निकल रहा है। इसी तरीके से है, नॉर्मल सा यूज है, क्योंकि ए एन का नॉर्मल यूज एक के अर्थ में ही होता है। तो अब ऐसे जैसे भी जितने भी शब्द आएंगे जहाँ पर भी इसका अर्थ, अब हिंदी के हिसाब से जैसे हम यहाँ पे ए का अर्थ अगर कोई निकाल लेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, यहाँ पर भी एन का अर्थ कोई निकाल लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हिंदी सेंटेंस के हिसाब से, उच्चारण के हिसाब से, वो जो भी सेट बैठ रहा हो, उस पर जो भी अर्थ सेट बैठ रहा हो उसी के हिसाब से उस वक्त बोला जाता है। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास कोई किताब है बोल सकते हैं, मेरे पास एक किताब है, या मेरे पास किताब है। हिंदी में अगर एक नहीं भी लिखा है तब भी वहां पे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पे ए और एन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो हर जगह ए और एन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ही पहले प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, वो फिर वहां पे गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे हमने ये बता दिया, अब एक उदाहरण और देख रहे हैं, जैसे राम हैज बीटन अ डॉग, राम हैज बीटन अ डॉग, तो यहाँ पर भी एक का अर्थ एक अर्थ एक निकल रहा है। तो यही से नॉर्मल से यूज है, एक के अर्थ तो सिंपल से यूज है, जहाँ पे एक का अर्थ निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसको हम समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, एक के अर्थ ये तो हो गया, अब आगे इसका देखते हैं जहाँ पे कोई या किसी इसका अर्थ निकलता है। जब ए एन का अर्थ कोई या किसी के अर्थ में होता है तो वहां पे समझ लेते हैं, जैसे देयर वाज अ किंग, अब इसका अर्थ ए का, अब यहाँ पे अगर हिंदी में अगर सुटेबल लग रहा है तो एक भी बोल सकते हैं, इसी को हम ज्यादातर करके कोई भी बोल सकते हैं। जैसे कोई राजा था, इसका मतलब है देयर वाज अ किंग, मतलब कोई राजा था, तो यहाँ पे ए का अर्थ कोई निकला, या एक राजा था बोलेंगे तब भी गलत नहीं होगा। देयर वाज लायन इन दिस जंगल, देयर वाज लायन इन दिस जंगल, तो यहाँ पर भी देखिए जंगल में कोई शेर था, कोई बोलेंगे तब भी सही है, एक बोलेंगे तब भी सही है। हमने पहले ही बता दिया कि कोई किसी एक का मतलब सब, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में सब एक ही मतलब है, जहाँ पे हिंदी में सुटेबल जो लगता है वहां पे उसका वो अर्थ पढ़ेंगे। जैसे देयर इज अ बॉय इन द रूम, लड़के कमरे में कोई लड़का है, यहाँ पे एक अर्थ कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ एक भी निकाल सकते हैं, जैसा हिंदी में सुटेबल हो इस तरीके से। अब आगे देखते हैं एक उदाहरण, जैसे किसी में जहाँ पे किसी निकलता है तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता शब्द उसमें भी होता है, जिसमें कि कोई विशेष अंतर नहीं होता। यही जहाँ पे कोई निकलता है वहां पे किसी का भी अर्थ निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं फिलहाल। जैसे इसी तरीके के सेंटेंसों का और को लिख देते हैं, जैसे देयर वाज अ डॉग इन अ विलेज बिफोर 2 years, या 2 years बिफोर भी बोल सकते हैं, मतलब 2 साल पहले किसी गांव में एक कुत्ता था, किसी गांव में कोई कुत्ता था। यहाँ पे एक अर्थ किसी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक अर्थ किसी नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक अर्थ सुटेबल अर्थ कोई निकाले या फिर एक निकाले। तो बस यही सा है नॉर्मल सा यूज, कि कोई किसी एक, जहाँ पे जैसा सुटेबल लगे वहां पे हम एक अर्थ उस तरीके से निकाल लेते हैं। ये रहा कोई और किसी का। अब दूसरा दूसरा क्या मतलब, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं जहां पे इसका अर्थ सब निकलता है। जैसे ए काऊ हैज 4 legs, अ काऊ हैज 4 legs, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अ काऊ हैज 4 legs, क्या यहाँ पे एक गाय की बात हो रही है?
यहाँ पे एक गाय की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे सब गायों की बात हो रही है। अ काऊ हैज 4 legs, एक गाय की 4 टांगे होती है, तो किसी सब गायों की 4 टांगे होती है। यहाँ पे सब गायों की मतलब ये जो बात, जो काऊ शब्द आया है पूरे काऊ के जाति को मतलब संबोधित कर रहा है, किसी एक स्पेशल गाय के लिए नहीं, काऊ के लिए नहीं प्रयोग किया गया है, या फिर एक एक जो गाय है किसी स्पेशल एक गाय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सब गायों की 4 टांगे होती हैं, तो यहाँ पे जो ए का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे आप सब के अर्थ में ले सकते हैं कि सब गायों की 4 टांगे होती हैं। इसको समझने के लिए कि एक अर्थ सब निकलेगा, बाकी इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो यही होगा, गाय की 4 टांग होती है, गाय की 4 टांगे होती है। तो ए का जो इसका असली जो मतलब है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका मीनिंग है, वो आल का उसके लिए है। तो यहाँ पे ए के अर्थ को हम कह सकते हैं, ए का मतलब यहाँ सब के अर्थ में प्रयोग हुआ। और भी जैसे ऐसे अ बर्ड हैज विंग्स, पक्षी के पंख होते हैं, तो सभी पक्षियों के पंख होते हैं। ए का अर्थ क्या निकला? आल, यहाँ पे आल के रूप में प्रयोग किया गया, यानी आल बर्ड्स हैव विंग्स। तो इस तरीके से ए का अर्थ सब निकलता है। अब ऐसा कोई शब्द है जहाँ पे एन का प्रयोग हो, तो वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कह दिया जाए एन आउल फ्लाइज इन द स्काई इन द नाइट, फ्लाइज इन द स्काई इन द नाइट। इस तरीके से एक उल्लू रात में आसमान में उड़ता है, तो क्या एक उल्लू की बात कर रही है, हो रही है यहाँ पे? नहीं, एन आउल का प्रयोग एक के लिए किया नहीं गया है, मतलब सभी उल्लुओं की, पूरे सबकी बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक अर्थ आल के रूप में समझ लिए। अब आगे, अब इसी यूज को अब यहीं पे थोड़ा सा अभी एक ध्यान चीज देना है, यहाँ पे ऊपर से हम हटा दे रहे हैं ये चीज, कोई किसी वाला। अब यहाँ पे एक चीज बहुत समझने वाली चीज है कि जो ऐसे जो आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं जहाँ पे इसको जनरल यूज में लिया जाता है, जनरल यूज का मतलब हुआ कि जो कॉमन चीजों के लिए, जैसे कि काऊ हैज 4 legs है, तो यहाँ पे मतलब जैसे गाय की 4 टांग होती है, तो ये सामान्य बातों के लिए एक अर्थ सब के अर्थ में हुआ है। ऐसे ही एन आउल फ्लाइज इन द स्काई इन द नाइट, यहाँ पे सामान्य बातों के लिए यूज हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है। अ बर्ड हैज विंग्स, पक्षी के पंख होते हैं, ये भी सामान्य बातों के लिए एक अर्थ सब के अर्थ में यूज हुआ है, मतलब ये जनरल बात होती है। ये तीनों तो जनरल बात है, कोई खास बात है नहीं, ना तो किसी एक शब्द को इंडिकेट कर रहे हैं, ये पूरी जनरल बात हुई। तो आर्टिकल के ऐसे यूज को जेनरिक यूज कहते हैं, जेनरिक यूज, आर्टिकल के ऐसे यूज को हम जेनरिक यूज कहते हैं। बस इतना ही था इसमें समझने के लिए। और यहाँ पे अभी जैसे पहले बताया कि आई हैव अ बुक, तो जैसे ये हो गया आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पे क्या सब किताबों की बात हो रही है? नहीं, जो मेरे पास है बस उसी किताब की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल को सब के अर्थ में नहीं लिखा गया है कि मेरे पास सब किताब है, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पे एक अर्थ किसी एक स्पेशल चीज के लिए किया गया है जो कि मेरे पास है। अभी जैसे आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो, तो यहाँ पे क्या सब मैंगो की बात हो रही है? मैंने एक आम खाया, तो यहाँ पे जो मैंने आम खाया सिर्फ उसके लिए बात हो रही है, सिर्फ स्पेशल उस चीज के लिए प्रयोग किया गया है एक के अर्थ में। यहाँ पे तो एक का मतलब सब का अर्थ नहीं बोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब मतलब पूरे जो शब्द आया है, आगे जो अगला नाउन आया है, वहां पे पूरे जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको जेनरिक यूज कहते हैं, जो जनरल चीज के लिए प्रयोग किया गया है एक अर्थ सब के अर्थ में। लेकिन यहाँ पे स्पेशल उस चीज की बात हो रही है जिस चीज को मैंने किया है, या फिर जिसकी बात हो रही है वो किसी एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे यूज को, आर्टिकल के ऐसे यूज को जो स्पेशल रूप से यूज किए जाते हैं उसको स्पेसिफिक यूज कहते हैं, स्पेसिफिक यूज। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था कि इसको अलग से समझाया, बस इसी में नॉर्मल सी चीज थी जो बता दी है कि जब आर्टिकल ए एन का प्रयोग या कभी कभी द का भी प्रयोग, जब द में बताएंगे तो द का भी बताएंगे, तो वहाँ द का भी प्रयोग स्पेशल और स्पेसिफिक यूज और जेनरिक यूज में यूज होता है। लेकिन यहाँ ए एन के लिए समझेंगे कि जब सब चीजों के लिए बात होती है, मतलब पूरी जनरल रूप से वो बात कही जाती है, तो ए का अर्थ जहाँ पे सब निकलता है वहां पे उस ए और एन का यूज होता है, जो उसको जेनरिक यूज बोलते हैं, ये जेनरिक यूज। और जहां पे सिर्फ स्पेशल उस चीज की बात कर रही हो जिसके बारे में सेंटेंस की चर्चा हुई है, उससे केवल एक ही चीज का बोध हो रहा हो, मतलब स्पेशल एक चीज का बोध हो रहा है, तो वहां पे उसको स्पेसिफिक यूज कहते हैं। तो आई थिंक ये स्पेसिफिक यूज और जेनरिक यूज समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे एन का और भी यूज है अर्थ के रूप में। जैसे
ए एन का प्रयोग, नंबरिंग याद नहीं कौन सा नंबर था, चलो ठीक है, नंबर से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जैसे ए और एन का प्रयोग कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन में वस्तु के नाम भी आते हैं, स्थान के नाम भी आते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो, जैसे कुछ हिमालय हो गया, द हिमालयाज, द एवरेस्ट, तो ये सब चूंकि प्रॉपर नाउन होते हुए भी ये सब जो है ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो व्यक्ति के नाम होते हैं, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम है, राम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, द राम लिखेंगे, द रमेश लिखेंगे, या फिर ए रमेश लिखेंगे, या ए राम लिखेंगे, ए राहुल लिखेंगे, इस तरीके से इसका यूज नहीं होता। लेकिन कभी कभी प्रॉपर नाउन जो इस तरीके के जो नाम होते हैं हमारे, उस नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तब वो प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कालिदास, कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसके पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ए या एन का, वैसे तो यहाँ पे ए का ही प्रयोग होगा ना, ए और एन में से, दोनों में से ए कालिदास, तो अब ये बन गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सेंटेंस में इसका यूज इस तरीके से होता है, जहाँ पे जैसे किसी की तुलना जब किसी से की जाती है, किसी का गुण किसी से मिल रहा हो, जैसे अभी यहाँ पे बोलते हैं कि वो भी एक ध्वनि ही है, तो इसका मतलब है क्या कि वो ध्वनि हो गया? नहीं, उसकी ध्वनि का जो क्वालिटी है उसके अंदर उससे मिल रही है, इसलिए उसकी तुलना उससे की गई है, तो इसलिए वहां पे ध्वनि के पहले ए को लिख सकते हैं, ए ध्वनि। इस तरीके से जैसे कहें कोई अगर लिखने में या कोई बहुत अच्छा कवि है तो उसकी तुलना कालिदास से की गई है, तो वहां पे लिखते हैं, वहां पे बोलते हैं वो भी एक कालिदास ही है। तो वहां पे जब ऐसे तुलना की जाती है तो वहां पे सेंटेंस में ट्रांसलेशन के रूल से बता रहे हैं कि वहां पे वहीं पर इसकी तुलना जब किसी बड़े व्यक्ति या किसी ऐसे नाम से की जाती है तो वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग होता है उस प्रॉपर नाउन के पहले, और तब वो प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन बन जाता है। अभी आगे नाउन बताएंगे तो वहां पे जिसको पता होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर नाउन कैसे होता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको आर्टिकल में सिर्फ इतना समझना है कि जो नाम होते हैं उसके पहले भी जब सेंटेंस में उसकी तुलना होती है किसी से, तो वहां पे ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि संदीप इज अ राम, संदीप एक राम है या संदीप राम ही है, जैसे बोलते हैं। तो ये समझने के लिए सेंटेंस बता दिए, सिर्फ राम के पहले तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए बल्कि। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जो राम है, यहाँ पे शायद राम की, भगवान की बात हो रही हो, तो इसलिए जितने भी राम की क्वालिटी है इससे मिलती है। कुछ लोग तुलना करते हैं ऐसे ना कि उसको भी एक कपिल शर्मा ही समझो, तो उस तरीके से मतलब जिससे तुलना की जाती है उसका गुण उससे मिल रहा है, तो इसलिए उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संदीप विजय राम, तो मतलब संदीप, उसको संदीप राम ही है, तो मतलब राम की या भगवान की बात हो रही होगी अगर यहाँ पे, तो इनके सारे गुण इससे मिल रहे होंगे, या इसमें वो सारे गुण होंगे जो राम में होते हैं या राम में है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। अब राम यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन बन चुका है। अब जैसे इसी तरीके से कालिदास का है, जैसे ही जे कालिदास, वो एक कालिदास ही है, तो यहाँ पे कालिदास प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन के रूप में है, इसलिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग ऐसी जगह पे हुआ है। तो मतलब कालिदास के गुण इसमें हैं, तो ऐसी जगह पे आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक है, जब कहीं पे सरनेम दिया होता है, सरनेम जब कहीं पे दिया हो तो वहां पर भी हम आर्टिकल ए एन का ही प्रयोग करते हैं, कोई या किसी के अर्थ में। जैसे एक सेंटेंस लिखे, वर्मा, मिस्टर वर्मा हैज बीटन हिम, मतलब ये सेंटेंस पे ना जाइए, सिर्फ समझने के लिए बता रहा है, मिस्टर वर्मा हैज बीटन हिम। जैसे एक बोलते हैं कभी कभी कि कोई दूध वाला आता है या कोई शर्मा आता है, वो पेपर बांट के चला जाता है, पता नहीं कहाँ बैठता है। कोई यादव जी बैंक में बैठते हैं, पता नहीं है कौन है वो। तो कोई यादव जी, कोई शर्मा, कोई वर्मा, इस तरीके से अगर कोई शब्द ट्रांसलेशन में आता है तो वहां पे कोई के अर्थ में उस प्रॉपर नाउन के पहले भी वहां पे, या फिर जो भी हो सरनेम दिया हो उसके पहले ए एन का प्रयोग कोई या किसी के अर्थ में वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर ही है, अब मिस्टर वर्मा हैज बीटन हिम, तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा के पहले
ए का प्रयोग हुआ है कोई के अर्थ में, इसी से मिलता जुलता, जबकि होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे नाम दिया होता, पूरा नाम प्रॉपर दिया होता, तो ए को हम लिखते ही नहीं यहाँ पे। जैसे श्रीवास्तव टीचेज मैथ्स, कोई श्रीवास्तव मैथ पढ़ाता है, जैसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में, कि कोई श्रीवास्तव मैथ पढ़ाता है, नाम पता नहीं क्या है उसका। इस तरीके से मतलब वैसे बात लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई प्लस सरनेम इस तरीके से आए तो भी वहां पे ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी, क्योंकि नाम का सरनेम है तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ, नाम के इसके साथ होते हुए भी तब भी वहां पे हम ए और एन का प्रयोग कोई या किसी के अर्थ में कर देते हैं। तो ये हो गया। अब आगे एन का यूज और भी कुछ बहुत यूज है जो कई जगह, जैसे अभी हमने बताया कि ए एन का अर्थ दर या के हिसाब से भी होता है, मतलब जैसे माप तौल के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके आगे आगे हम उसी का उदाहरण देख रहे हैं। जैसे कभी कभी ये लिखा जाता है कि द शुगर इज 50 रुपीज अ किलो। यहाँ पे ए का प्रयोग या एन का प्रयोग यहाँ पे दर माप तौल बताने के लिए किया गया है, या के हिसाब से। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि इसका अर्थ के हिसाब भी निकलता है, तो यहीं पे इसका अर्थ के हिसाब से निकाल सकते हैं। द शुगर इज 50 रुपीज अ किलो, मतलब शुगर 50 रुपये किलो की दर से है, 50 रुपये किलो के हिसाब से है। तो यहाँ पे ए का अर्थ दर या के हिसाब से निकल रहा है। ऐसे ही सेंटेंस में ए या एन का अर्थ दर या के हिसाब से माप तौल बताने के लिए किया जाता है। जैसे अभी इसका एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे आई या फिर यू अर्न 50,000 रुपीज अ मंथ। तुम 50,000 रुपये महीने के कमाते हो, या 50,000 रुपये महीने के हिसाब से कमाते हो, महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से, और महीने के हिसाब से या महीने की दर से कमाते हो। अब चूंकि सेंटेंस में हिंदी उच्चारण में या हिंदी भाषा में जहाँ पे दर सुटेबल लगे वहां पे दर भी बोल सकते हैं, के हिसाब से जहाँ पे अच्छा, जैसा सेंटेंस के जैसा भी ठीक ठाक लगे उस तरीके से उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर भी ए एन का प्रयोग माप तौल तो नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रति बता रहा है, प्रति के अर्थ में यूज हुआ है इसका। तो ऐसी जगह पे माप तौल बताएगा जहाँ पे किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए सेंटेंस में यूज हुआ हो, या फिर जहाँ पे प्रति के अर्थ में भी, प्रति मतलब सब इसी में प्रति भी बता दे रहे हैं, प्रति हो चाहे के हिसाब से हो। अगर दर आएगा या के हिसाब से आएगा वहां पे माप तौल भी बताता है। ये भी एक तरीके से माप ही बता रहा है, सैलरी की माप हो रही है यहाँ पे। तो उस तरीके से ए और एन का प्रयोग माप तौल बताने के लिए कोई या किसी के अर्थ में नहीं होता, बल्कि दर या के हिसाब से, प्रति, इस तरीके से अर्थ में प्रयोग होता है। एक के अर्थ में भी इसका प्रयोग नहीं होता, कोई, किसी, एक, सब, ये सब इसका अर्थ यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, इतना ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जहाँ पे अक्सर करके ए और एन का प्रयोग उनके साथ में किया जाता है। जैसे हम फ्रेज तो पहले बता दिए फ्रेज होती क्या चीज है। जैसे यहाँ पे एक फ्रेज लिखे मेक अ नॉइज। कुछ फ्रेज होते हैं जहाँ पे इसका प्रयोग अक्सर करके होता है, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गैंग ऑफ। ये कुछ फ्रेज होते हैं जिसके पहले अक्सर ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जहां जरूरत पड़े एन, जहां ए तो बता दी पहले, उसको सब बस इतना ही ध्यान देना है कि ये कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जहां पे अक्सर करके ए और एन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जहां पे ए का मतलब पर निकलता है, ए का अर्थ आन निकलता है। जैसे ही वेंट अ वॉक, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामेटिकल ढंग से। ही वेंट अ वॉक, तो यहाँ पे एक अर्थ क्या निकल रहा है, पर निकल रहा है। ही नीड्स अ राइड, इसको बोल सकते हैं उसको राइड पे जाने की जरूरत है, या उसको एक राइड की जरूरत है। तो यहाँ पे एक अर्थ पर निकल रहा है, ठीक है।
इसी तरीके से ए का प्रयोग मतलब ये ट्रांसलेशन के हिसाब से जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर और कंफर्म होती हैं। जिसको ट्रांसलेशन पता होगा तो सारी चीज़ें अच्छे से अब बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभार वॉक हो गया, राइड हो गया, अब ये जब वर्ब जो नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पे एक अर्थ आन का निकलता है। अब ए और एन का प्रयोग और भी होते हैं, जैसे हो गया कि ए और एन। तो अब यहाँ पे देखिए ए एन का प्रयोग अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, या मतलब जैसे दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उनसे अगर किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो वहां पे हम किसी एक के पहले, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो किसी एक के पहले आर्टिकल ए या एन जैसा भी जहां भी जो उचित हो वहां पे एक ही के पहले यूज करते हैं। जैसे रेड एंड ब्लू पेन, एक लाल और नीली पेन। अगर आर्टिकल एक के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो ये देखिए पोजीशन आप आर्टिकल में है, आर्टिकल की पोजीशन बता रहे हैं कि आर्टिकल कहाँ पे किसके पहले लगेगा। तो यहाँ पे एक ही पेन की बात हो रही है, पेन एक ही है जो कि लाल भी है, आधी लाल हो सकती है आधी नीली हो सकती है, या हो सकता है ऐसी पेन हो जो एक ही पेन हो लेकिन लाल भी चलती हो नीली भी चलती हो। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ नाउन पे ध्यान देंगे कि जो एक ही नाउन है यहाँ पे रेड एंड ब्लू पेन, मतलब जो बात हो रही है यहाँ पे पेन की वो एक ही पेन की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल एक के पहले लगा है। अगर हम दोनों के पहले आर्टिकल लगा देंगे रेड एंड ब्लू पेन, तो यहाँ पे ए दोनों के पहले लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब एक रेड पेन है और एक ब्लू पेन है। इस चीज को ध्यान देंगे, बस इतना ही था इसमें। अभी कभी कभी ये होगा कि जैसे मान लो अगर अलग अलग जैसे और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अ थिंकर एंड फिलासफर, अ थिंकर एंड अ फिलासफर, आर्टिकल एक के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, दोनों व्यक्ति एक ही है, अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। यहाँ पे डॉक्टर एंड इंजीनियर, देखिए अब यहाँ पे दो शब्द हैं, जैसे हम यहाँ पे इसी को सेंटेंस में यूज ले रहे हैं, ही इज अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो यहाँ पे हम लिख दिए ही इज अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, तो मतलब वही है, वही डॉक्टर भी है वही इंजीनियर भी है। तो दो अगर काउंटेबल नाउन अगर इस तरीके से आए हों और उससे दोनों को एक ही का बोध हो रहा है, वहां पे ए एन का प्रयोग करना हुआ तो हम एक ही जगह प्रयोग करते हैं, वो भी पहले वाले के हिसाब से। जैसे यहाँ पे डॉक्टर पहले यूज हुआ है तो इसके हिसाब से हम ए को लिख दिए यहाँ पे, दूसरे वाले में जबकि अगर हम लिखते तो यहाँ पे एन का प्रयोग होता, अगर इंजीनियर पहले होता तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करते, फिर ए नहीं लगाते वहां पे। तो इसी के हिसाब से केवल पहले वाले के हिसाब से अगर दोनों से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो अगर अलग अलग बोध हो रहा है तो सबके पहले वो मतलब जैसा उसका उचित होगा, अगर वहां पे एन लगेगा तो वहां एन लगाएंगे, अगर ए लगेगा तो वहां पे ए लगाएंगे। लेकिन अगर दो शब्द अगर एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हो तो वहां पे हम एक ही जगह पे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, वो भी पहले वाले के लिए, पहले वाले के पहले, वो भी पहले वाले के हिसाब से भी, कि जैसे कॉन्सोनेंट है डी तो डी के साथ यहाँ पे ए आ गया। अब यहाँ पे अगर यही अलग अलग व्यक्ति होता, जैसे हम आगे बताएंगे, यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति होता तो यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे एन भी लगता, जैसे अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर केम हियर। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिए, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर यहाँ आए थे, तो इस सेंटेंस में एक डॉक्टर एंड एन इंजीनियर, मतलब ये डॉक्टर अलग व्यक्ति है, एन इंजीनियर दूसरा व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग, डॉक्टर के पहले उचित था ए लगाना क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वहां पे ए लगाएंगे, और जहां पे उचित है एन लगाना वहां पे हम एन लगाएंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। अगर दोनों का व्यक्ति, अगर हम एन को हटा दें, अ डॉक्टर एंड इंजीनियर केम हियर, तो भी ये सेंटेंस सही है, एक डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ आया था, इसका मतलब ये डॉक्टर एंड इंजीनियर जो भी है वो कोई एक ही व्यक्ति है, लेकिन एन लगा देने से मतलब एक डॉक्टर अलग था, एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर था, दो व्यक्ति थे। तो इस तरीके से ध्यान देना है।
और अगर एक ही व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, तो हम इंजीनियर के हिसाब से आर्टिकल ये लगाएं कि डॉक्टर के हिसाब से लगाएं, तो ऐसा नहीं, सिर्फ डॉक्टर के हिसाब से लगाएं, क्योंकि जिसके पहले लगा है सिर्फ उसके बारे में वहीं पे सिर्फ देखा जाता है, आगे नहीं देखा जाएगा। और अगर मान लीजिए दो ऐसे हो, जैसे एक कोई सिंगुलर नंबर हो, एक कोई प्लूरल नंबर में हो, तो वहां पे सिर्फ पहले वाले के हिसाब से लगाएंगे। अगर आर्टिकल तो भाई वैसे भी सिंगुलर नंबर के ही पहले लगेगा, प्लूरल नंबर पहले तो वैसे भी नहीं लगेगा। जैसे अब बॉय एंड द मेन एंड सम मेन, मतलब सेंटेंस भी थोड़ा सा अर्थपूर्ण लगना चाहिए। ए बॉय एंड सम मेन वर बेथिंग, इसको अब थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं यहाँ से, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। अ बॉय एंड सम मेन वर बेथिंग, हमने सेंटेंस लिखा है एक लड़का और कुछ आदमी नहा रहे थे, मतलब सेंटेंस समझने के लिए लिखा है, सेंटेंस समझ जाइए प्लीज। अ बॉय, एक लड़का, अ बॉय एंड सम मेन, तो यहाँ पे तो आर्टिकल की वैसे भी यहाँ पे जरूरत है ही नहीं है, यहीं पे है, जुड़े हैं, तो क्या हुआ, जिसके पहले जरूरत थी उसके पहले एन का प्रयोग कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। तो इतना ही था चीज़ इसमें कि जब वहाँ पे हम अलग अलग प्रयोग करेंगे, और कुछ ऐसे भी इसी में आते हैं, जैसे कि अगर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अब अलग अलग अगर जैसे है, सिंगुलर भी है का उसी में प्लूरल भी है, लेकिन कई चीज़ें हैं, दो से अधिक चीज़ें हैं वहाँ पे, तो उसके लिए जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम उस तरीके से लगाते हैं। जैसे देर आर सम आर्टिकल्स ऑन द टेबल, ये पैराग्राफ के रूप में लिख रहे हैं पूरा। एन ऑरेंज, अ मैंगो, अ गुआवा, मतलब देर आर सम आर्टिकल्स ऑन द टेबल, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब वस्तु निकल रहा है, आर्टिकल माने वस्तु भी होता है, तो देर आर सम आर्टिकल्स मतलब टेबल पे कुछ सामान है, एक संतरा है, एक मैंगो एंड एक गुआवा, ये पैराग्राफ के रूप में लिखा है। तो जब ऐसी जगह पे जहाँ पे लिखा हो, तो वहां पे अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वहां पे जैसा उचित हो उस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ पे एन लगाना था तो एन लगा दिए, क्योंकि ऑरेंज आया है, वावेल है। यहाँ पे ए लगाना था, यम आया है, तो इसलिए हम ए लगा दिए। यहाँ पे गुआवा है, ए लगाना था, इसलिए ए लगा दिए। तो बस यही है आर्टिकल का ये पोजीशन है कि आर्टिकल कहाँ पे किस तरीके से लगता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर आपको यहीं पे ध्यान देने की जरूरत थी, जो एंड से या इस तरीके के किसी प्रीपोजिशन कंजक्शन से जुड़े होते हैं वहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो आर्टिकल के और भी यूज है ए और एन का। आर्टिकल की स्थिति कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी, उसका मतलब किस तरीके से बदल जाएगा। तो वैसे ही ये भी होता है पोजीशन में ही कि आर्टिकल ए एन प्लस नाउन भी आता है, आर्टिकल ए एन प्लस एडजेक्टिव भी आता है, प्लस एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे इसका तो बता दिया आर्टिकल ए एन, नाउन पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा बीच में, जैसे अ गुड बॉय, और यहाँ पे हम लिख दिए अ बॉय। तो ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल है, थोड़ा सा समझना था इसमें। बाकी वैसे कुछ ही है, जिसको समझ में आ रही होंगी तो सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसमें बहुत कुछ था नहीं, अभी आया है आर्टिकल है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है। यहाँ पे आर्टिकल है, फिर डायरेक्ट नाउन आ गया है। तो ऐसा नहीं है। ए और एन के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा, बस इतना ही चीज़ें याद रखना, मतलब इतनी ही चीज़ बस याद रखने की जरूरत होती है। और इसकी पोजीशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। जो सेंटेंस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, कहाँ पे कैसे क्या आएगा। तो ये अब यहाँ पे जैसे ए गुड के पहले लगा, भी इतना ध्यान जिस शब्द के पहले आएगा उसी पे बस फोकस रखना है कि कॉन्सोनेंट है, अगर वावेल है तो एन, बस इतना ही। अब कुछ आर्टिकल के, अभी जैसे कुछ आर्टिकल कहीं पे हम आपको बता देते हैं, कुछ जगह पे जहाँ पे आर्टिकल लगाना गलत हो जाता है, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे आर्टिकल लुप्त होता है, या वहाँ पे हम नहीं कर प्रयोग करेंगे। जैसे कभी कभी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा जब प्लूरल नंबर का कोई काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लूरल नंबर का काउंटेबल नाउन हो, जैसे ए बॉयज, अ मेन, अ शिप्स, इस तरीके से।
स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, मतलब आर्टिकल ए या एन का प्रयोग जहाँ पे प्लूरल नंबर का नाउन हो उसके बाद, वहाँ पे आर्टिकल ए एन के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। ये सारा का सारा गलत है, ऐसी जगह पे नहीं करना है। और भी है, और भी कहीं गलत होता है। ए और एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, नॉर्मल रूप से जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आए जिसको कि गिना नहीं जा सकता, उसके पहले एन का प्रयोग भी गलत माना जाता है। ए वाटर, कहीं कहीं लगता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, वो रूल में है, वो ट्रांसलेशन में बताएंगे, क्योंकि अभी उस चीज़ को समझने का भी कोई मतलब है नहीं। एक आध दो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हम करते हैं, लेकिन अभी सिंपली यही समझेंगे कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो अब वाटर लिखेंगे भी गलत हो जाएगा, मिल्क लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से जो भी है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, वाटर गिना नहीं जा सकता, तो ये दोनों यूज गलत है। ऐसी जगह पे ए एन का प्रयोग नहीं करना है। तो यही होता है आर्टिकल ए एन का प्रयोग। अभी आर्टिकल द में, आर्टिकल द का प्रयोग हम अगली वीडियो में बताएं, क्योंकि द का यूज बहुत ही ज़्यादा लंबा है। द का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा लंबा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। ए एन का प्रयोग आई होप आपको समझ में आया होगा। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।